वर्ग सर्वदाता होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वंशागति क्या होती है? तो रुधिर वर्ग की वंशागति कौन करता है? देखिए जरा, इनके माता पिता से बच्चों को मिलने वाले जीनों के निर्धारण से होती है, जीन्स के निर्धारण से होती है। ठीक है, यह प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पी लक्षणों को दर्शाती है। इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। तो रुधिर वर्ग की वंशागति सह प्रभाविता पर भी आधारित होती है, बहुप्रभाविता पर भी आधारित होती है और वंशागति पर आधारित होती है। ठीक है, माता पिता से बच्चों में रुधिर वर्ग आता है। अच्छा देखो, अब लिंग सैलग लक्षण, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पेपर में आता है। लिंग सैलग लक्षण क्या होता है? तो लिंग सैलग लक्षण 3 बार के होते हैं। एक यक्ष लिंग सैलग, जो यक्ष पर स्थित हो, जिसका कारक यक्ष पर स्थित हो, यक्ष लिंग संरक्षण लक्षण होता है। हीमोफीलिया, रतौंधी, वर्णांधता इनमें पाया जाता है यक्ष लिंग संलक्षण। ठीक है, तो ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पाए जाते, लिंग सहलग्न लक्षण, ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं, और उन्हीं के साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं। इसी को लिंग संलग्न लक्षण या इसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। समझ में आ गया कैसे लगे? ऐसे लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। और इनके लक्षण जो होते हैं कैसे होंगे? ध्यान देना कि इनके यही लक्षणों के साथ ही, जीन्स के साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित वंशानुगत होते रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 यक्ष वीर लक्षण, जिनके जीन्स केवल यक्ष गुणसूत्र पर असमजात खंडों पर, अर्थात इनके लक्षणों के जीन्स यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, बाई गुणसूत्र पर कोई जीन्स स्थित नहीं होता है। वे लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, बाई पर कोई भी जीन्स स्थित नहीं होता है। वंशागत में लक्षण पुत्रों को केवल माता से, अब बताइए पुत्र में जो एक्स आता है किससे आता है? माता से। तो पुत्रों को केवल माता से मिलता है और पुत्रियों को माता और पिता दोनों से, क्योंकि पुत्री में एक माँ का एक्स जाता है, एक पिता का एक्स जाता है। तो पुत्रियों में माता पिता दोनों से मिलेगा और पुत्रों को केवल माता से मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक्सलिंग गुणसूत्र जो होता है पुत्रों को केवल माँ से, पुत्रियों को माता पिता दोनों से। ठीक है, दूसरी बात, जैसे में हीमोफीलिया, बनाता रतौंधी, हीमोफीलिया बनाता रतौंधी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा नंबर है बाइलिंग सैलग लक्षण। बाइलिंग संलक्षण क्या होता है? इनके गुणसूत्र असमजात खंडों पर उपस्थित होते हैं, बाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, यक्ष पर इनके गुणसूत्र नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये अब जब बाई पर है तो किससे होंगे? पिता से केवल किस में जाएंगे? पिता से केवल पुत्रों में जाते हैं, क्योंकि बाई किस में जाता है? बाई पिता से केवल पुत्र बनता है, पुत्री नहीं बनती बाई से। ठीक है, तो ये केवल पिता से पुत्रों में ही लक्षण पहुंचते हैं, जैसे हाइपरट्राइकोसिस होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइपर ट्राइकोसिस, ये केवल पिता से पुत्र में, बाई लिंग संलग्न लक्षण जो होते हैं पिता से पुत्र में ही जाते हैं। और इनसे कौन सी बीमारी होती है? हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, पिता से पुत्र में होते हैं। ये इस टाइप के कैसे होते हैं देखिए जरा, गालाई हाइपर ट्राइकोसिस। भाई एआई का जमाना है। हाइपरट्रोकोसिस क्या होता है? ऐसी दुर्लभ स्थिति जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से पर सामान्य से अधिक बाल हो जाएंगे, यानी बहुत सारे बाल ही बाल हो जाएंगे पूरे शरीर में। इसे बेयर वुल्फ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। जन्मजात होता है, जीवन में बाद में भी अर्जित हो सकता है। अनुवंशिक विकासात्मक जवाब से संबंधित विकारों में कुछ दबाव के कारण भी हो सकता है। और हाइपरट्राइकोसिस अलग एंड्रोजन, यानी कुल मिला के आप याद रखिएगा कि इसमें किस लिए हो सकता है? ये केवल कि अधिक शरीर पर अत्यधिक बाल हो सकते हैं, कारण जन्मजात भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ठीक है, दवाओं से भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो हाइपरट्राइकोसिस समझ में आ गया आपको? पहले क्या याद रखोगे? ये बाई गुणसूत्र के कारण होता है, इसलिए केवल पुत्रों को होता है और पिता से पुत्रों। आपने देखा होगा हम लोग के गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पूरे शरीर पर बाल होंगे, लेकिन कभी भी आपने ऐसी कोई स्त्री देखी जिसके शरीर पर, पूरे शरीर पर बाल हो? नामुमकिन है, नहीं होगी। तो केवल पिता से पुत्रों में जाता है लक्षण। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं पूरे शरीर पर। इसके एग्जाम्पल सब जानते हैं। ठीक है, देखिए भी आपने एग्जाम्पल, आपको चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, हालांकि आप सब ने देखे, हमारे गाँव में भी होते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पूरे शरीर पर बाल होते हैं। हमने तो भाई देखे हैं, आप लोग जानिएगा, जिसने देखे कमेंट में जरूर बताइए। ये इस तरीके के लोग हो जाते हैं, हालांकि ज़्यादा घने बाल है, लेकिन इतने नहीं, हम लोग इतने बाल तो तब भी देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाल देख लीजिए, ये देखो इसके पूरे शरीर पर बाल हैं, ये बच्चे के, इस आदमी के देखो, एक बार समझिएगा। ऐसे एग्जाम्पल से इतने घने नहीं आपको मिलेंगे, नॉर्मल मिलेंगे। ठीक है, तो इनके देखो पूरे शरीर पर बाल हो जाए, इसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं।
लोग इसको बंदर बोलने लग जाएंगे, ठीक है, मंकी बोलने लग जाएंगे, ठीक है। ये हाइपरट्राइकोसिस होता है, ये किस में होता है, बच्चों में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हाइपर तीसरा पॉइंट एक्स वाई लिंक से, तो ये तो एक्स वाई या माता से भी हो सकता है, पिता से भी हो सकता है, इसके जिनसे एक्स वाई गुणसूत्र पर होते हैं, अतः इनकी वंशागति पुत्रों तथा पुत्रियों दोनों, ये तथा लिखा हुआ है, ठीक है, तथा पुत्रियों दोनों में समजात गुणसूत्र का समान होती है। पुत्र में भी हो सकती है, पुत्रियों में भी हो सकती है। तो यक्ष वाला केवल माता से पुत्रों में हो सकता है, पुत्री दोनों में हो सकता है, पिता से केवल पुत्रियों में हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता आता है, इन्हें अपूर्ण लिंग संलग्नता भी कहते हैं। जैसे नेफ्राइटिस होता है, कौन सा लक्षण होता है, नेफ्राइटिस, अर्थात जो यक्ष वायु होता है एक दोनों पर होते हैं, इसीलिए पुत्र और पुत्री दोनों में हो सकते हैं, और ये लिंग अपूर्ण लिंग संलग्न कहते हैं, ठीक है। जैसे नेफ्राइटिस नामक रोग, नेफ्राइटिस नामक रोग होता है, ठीक है। नेफ्राइटिस क्या होता है, शांति, देखो जैसे गुर्दे की सूजन, नेफ्राइटिस जानते क्या होता है, गुर्दे में सूजन आ जाए, एक ऐसी स्थिति जिसमें गुर्दे के ऊतकों में सूजन आ जाती है, जिससे वे रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को ठीक से छान नहीं पाते, इसी को हम नेफ्राइटिस कहते हैं। नेफ्राइटिस गुर्दों किडनी की बीमारी होती है, किडनी में सूजन आ जाती है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किडनी तो सभी लोग देखे हो, सभी लोग किडनी देखो तो इस टाइप की एक किडनी हो गई, ठीक है, ये किडनी पाई जाती है, सेम क्या आकार की होती है हमारी बॉडी में, सेम क्या आकार की होती है, ठीक है, दो अलग अलग लगभग 9 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, इन्हें किडनी कहते हैं। ये रही, देखो देखो बहुत सुंदर सा चित्र आपको दिखा रहे हैं हम, शायद कल्पना नहीं कर सकते थे, इतना अच्छा चित्र आ गया। तो ये होता है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जैसे ये हमारा बॉडी हो गया, ठीक है, और बॉडी में ये यहाँ पर किडनी लगी होती है, दो सेम के आकार की, और ये होता है यूरेट्रा कहते हैं इसको, ठीक है, यूरेट्रा कहते हैं। यूरेट्रा, इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारा मूत्र जो है किडनी फिल्टर करेगी, और सारा मूत्र यहाँ इकट्ठा होगा, फिर टॉयलेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किडनी होती है, इस टाइप की सेम के आकार की किडनी हुआ करती है, ठीक है। ये रेनल पैरामिड्स इनमें पाए जाते हैं, ये देखो छोटे छोटे रेनल प्यूपिला पाए जाते हैं, तो बहुत सुंदर सा चित्र है, आप देख सकते हैं इसको बेहतर, ठीक है। एक किडनी होती है इस टाइप की, उसको एक काटा हुआ है, किडनी को काटा गया, उसके अंदर का चित्र है, ठीक है। तो ये किडनी अर्थात नेफ्राइटिस नामक रोग, नेफ्राइटिस आप समझिए किडनी में सूजन आ जाएगा, ठीक है, वो ब्लड पानी का फिल्टर नहीं कर पाती हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है RH फैक्टर क्या होता है। तो देखो लिंग संलग्न लक्षण पहले एक बार समझिए, लिंग संलग्न लक्षण देखिएगा क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, इसी के अनुसार वंशागत होते हैं। 3 प्रकार के यक्ष गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, यक्ष वाई गुणसूत्र। यक्ष जो केवल यक्ष किससे हो सकता है, पिता से पुत्री में हो सकता है, ठीक है। यक्ष गुणसूत्र किसमें होता है, पिता से पुत्री में हो सकता है, और माता से पुत्र पुत्री दोनों में हो सकता है। वाई गुणसूत्र किसमें हो सकता है, ये केवल पिता से पुत्र में हो सकता है, हाइपरट्राइकोसिस बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। यक्ष वाई क्या होता है, दोनों से ही, दोनों से हो सकता है, जैसे नेफ्राइटिस होता है, किडनी में जो है सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है, एक बार क्या होता है कि कार्ल स्टीनर और बीनर दोनों दोस्त थे, ये दोनों को बैठे हुए थे, हर एक दोस्त में एक कहानी बना रहा हूँ, हो सकता है नहीं हो दोस्त, कोई बात नहीं। तो ये लोग जो है साथ साथ बैठे थे, इन्होंने कार्ल स्टीनर रक्तवर्ग की खोज कर रहे थे, तब तक इन्होंने बीनर ने देखा कि छोटे छोटे कण उसमें और भी हैं। उन्होंने उनका निरीक्षण किया, तो उस वक्त ये रीसस नामक बंदर पे इनका जांच चल रही थी, तो उन्होंने उसी बंदर के नाम से इन्होंने रीसस RH फैक्टर, रीसस RHI होता है, ठीक है, तो उन्हें रीसस फैक्टर, इसको RH फैक्टर रख दिया। कुछ बंदरों में जिनमें उपस्थित होता है उन्हें RH फैक्टर उपस्थित होता है, उन्हें A पॉजिटिव B पॉजिटिव बोला जाता है, और जिनमें उपस्थित नहीं होता उन्हें नेगेटिव बोला जाता है। तो देखो RH क्या होता है, RH एंटीजन रीसस बंदरों में मौजूद एंटीजन के समान होता है, रीसस में सबसे बड़ी इसकी खोज थी, इसीलिए इसको RH एंटीजन कहा गया। RH रक्त समूहन कार्ल स्टीनर और बीनर के द्वारा, किसके द्वारा, कार्ल स्टीनर और बीनर बोल सकते हैं, बैनर कुछ भी बोल दो, बीनर के द्वारा दिया गया था। कई RH एंटीजन की पहचान की गई। RH D सबसे आम एंटीजन होता है, जो RH फैक्टर D होता है सबसे आम होता है, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, सबसे गंभीर प्रतिक्रिया का कारण बनता है। RH एंटीजन लगभग 80% पॉजिटिव वाले परसेंट कितने होंगे, 80% लोग RH पॉजिटिव होते हैं। RH एंटीजन वाले व्यक्तियों को RHB पॉजिटिव कहा जाता है, जिनमें नहीं उपस्थित होता निगेटिव कहा जा सकता है। ये चीज रखना, हमेशा समूह में आगे सकारात्मक या नकारात्मक चिन्ह इसी RH फैक्टर को दर्शाता है, A पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव में RH फैक्टर है,
ए निगेटिव में RH फैक्टर नहीं है। ठीक है, रीसस नामक बंदर पर खोज किया गया था। इसमें क्या होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, सारे हो सकते हैं, आप ध्यान सकते हो, इसको बहुत सरल है। ठीक है, यदि आर ए मेन पॉइंट है, यदि RH निगेटिव यानी माइनस वाले, जैसे ए निगेटिव वाले को ए पॉजिटिव वाला रक्त दिया जाता है ऐसे, ठीक है, तो शरीर में के खिलाफ एंटीजन के खिलाफ RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू कर देगा। इसीलिए वी निगेटिव वाले व्यक्ति को वी पॉजिटिव वाले RH पॉजिटिव वाले RH निगेटिव वाला ही रक्त दिया जाता है। तो ये अपोजिट हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसको निगेटिव वाले को केवल निगेटिव ए निगेटिव का ही ब्लड दिया सकता है, पॉजिटिव का ब्लड नहीं दिया सकता। ठीक है, इसी RH फैक्टर कहते हैं। अच्छा, आप ये कहेंगे रिसर्च बंदर क्या था, कौन सा रिसर्च बंदर? तो रिसर्च बंदर यही जो आम बंदर जो हमारे यहाँ है। रिसर्च बंदर क्या होता है, देखो सुनिए। रिसर्च बंदर ये आम बंदर होते हैं, ये लो, ये बहुत सारे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। रिसर्च बंदर यही होते हैं, रिसर्च बंदर जो होते हैं यही आम बंदर, इन्हें आप खूब देखते हो, बहुत बढ़िया से देखा करते हो, ये सारे रिसर्च बंदर होते हैं। ठीक है, देख लेना, ये सारे बंदर, ये रिसर्च बंदरों में ही इसकी खोज पहले की गई थी, इसीलिए इसे RH पॉजिटिव, RH जिनमें उपस्थित था उनको पॉजिटिव कहा गया, जिनमें उपस्थित नहीं होता उन्हें नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो किसने खोज की थी इसकी? कार्ल लैंड स्टीनर और बीनर। रुधिर में पॉजिटिव और निगेटिव इसी से ज्ञान होता है। नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RH फैक्टर देखो, देख सकते हैं आप, जल्दी करिए, थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बस हम टॉपिक ओवर कर रहे हैं, लगातार जुड़े रहिए, कष्ट उठा लो, थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सामान्य पुरुष, थोड़े क्वेश्चन है इनको देख लीजिएगा। सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री से होता है, तो संतान कैसी होगी? अब देखना जरा, हीमोफिलिया वाली स्त्री से सामान्य पुरुष का विवाह होता है तो उसके हीमोफिलिया रोगी में खून का थक्का देर से, आप जानते हो हीमोफिलिया क्या होता है, इससे पीड़ित व्यक्ति में खून का थक्का देर से बनता है। सामान्य रूप से खून का थक्का जो होता है 8 मिनट तक, 2 से 8 मिनट के अंदर बंद हो जाता है, थक्का बन जाता है। लेकिन जो हीमोफिलिया ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक रक्त बहता रह सकता है। ठीक है, तो देखो हीमोफिलिया रोगी में खून का थक्का देर से बनता है। एक सामान्य व्यक्ति के रुधिर में थक्का बनने में 2 से 8 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 2 से 8 मिनट लगते हैं। लेकिन हीमोफिलिया के रोगी में थक्का बनने के लिए आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है। कितना टाइम लगता है? आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है। और एक सामान्य, अब यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सामान्य पुरुष का विवाह जो होता है हीमोफिलिक जब स्त्री से होगा तो संतानों में आधे बच्चे तो हीमोफिलिया से ग्रसित होंगे जो पिता से उत्पन्न होंगे और आधे बच्चे वाहक होंगे। यानी इस तरह विवाह होने वाले 50% संतानें जो है स्वयं रोग से पीड़ित होंगी और 50% उसकी वाहक होंगी। कैसे हो सकते हैं? जैसे सामान्य पुरुष है, एक नॉर्मल पुरुष हो गया, ये हीमोफिलिक स्त्री हो गई, जैसे ये पुरुष हो गया XY, स्त्री में क्या होगा? XH XH, दोनों स्त्री हो गई। अब इनका क्रॉस कराइएगा तो ये तो XY हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ? XH हो गया, AVXH होगा, गोला बना देते हैं, अलग अलग दोनों कर दो, इधर भी कर दो, तोड़ दो इसको, तो क्या होगा? XXH होगा, इसको इसमें तोड़ो, XXH होगा, बाई यानी XH बाई होगा और XH बाई होगा। तो देखिए जरा, कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। तो आधे जो XX वाले होंगे वो वाहक होंगे और ये इससे प्रभावी होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सामान्य हीमोफिलिक स्त्री का, सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री करने से 50% संतान पीड़ित होगी और 50% संतान इसकी वाहक होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चाहे आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाना या हमने बनाया वो वाला बना देना। ठीक है, एच की जगह गोला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, एक की बात खुद पहचान जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। एक इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास और है। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखना एक बार। एक हीमोफिलिक पुरुष, अब पुरुष बीमार है, पुरुष बीमार है और स्त्री सामान्य है। हीमोफिलिक पुरुष का विवाह जो होता है सामान्य स्त्री से करा। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक हीमोफिलिक पुरुष है और स्त्री है सामान्य, तो केवल आरेख द्वारा बताना है आपको। पुरुष में हीमोफीलिया है एक्स या वाई में, किसी में भी, जैसे एक्स में हीमोफीलिया है, ठीक है, स्त्री बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसका जब क्रॉस होगा तो देखो स्त्री, लड़कियों में हीमोफीलिया, लड़कों में हीमोफीलिया नहीं होगा। तो जितनी भी लड़कियां होंगी वो तो हीमोफीलिया वाहक होंगी, लेकिन लड़कों में कोई भी इसका प्रभाव नहीं पाएगा क्योंकि पुरुष वाला एक्स है
तो एक्स लड़कों में तो वो प्रभावी पाई जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लड़कियां प्रभावी होंगी इसके लिए, तो क्या लिखेंगे, यदि एक हीमोफीलिया के रोगी पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से किया जाता है तो उत्पन्न संतानों में क्या होगा, सभी पुत्र सामान्य होंगे और पुत्रियां हीमोफिलिक वाहक होंगी। ये चीज रखिएगा, ठीक है। उत्पन्न संतान यानी कुल सभी पुत्र जो होंगे वाहक होंगे, पुत्र सामान्य होंगे और पुत्रियां हीमोफिलिक वाहक होंगी। इस तरीके से आप क्रॉस बनाएगा। हीमोफिलिक पुरुष चाहे ऐसे बना दो, यहाँ पर ऐसे लिख देना, यक्स वायु होता है पुरुष, इस पर गोला कर देना। स्त्री में यक्स यक्स होता है, क्रॉस करा दो, तोड़ दो इसको, यक्स गोला बाई, इसको तोड़िए, यक्स यक्स मिला दो इसको, तो देखो यक्स डेस एक्स, लड़की वाहक हो गई, दूसरी लड़की भी वाहक हो गई, तीसरा लड़का सामान्य हो गया, चौथा लड़का सामान्य हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो सब लड़के सामान्य हो गए, लड़कियां वाहक हो जाएंगी। थोड़ा क्वेश्चन और बच्चे, ज़्यादा नहीं बचाए, बस थोड़े बच्चे हुए, देख लेते हैं इनको, बस इतना ही है। तो देखो क्या होता है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। बुद्धि लब्धि क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वांटिटी होती है, इंटेलिजेंस क्वांटिटी देख लेगा। ज़्यादा क्वेश्चन हो तो दूसरी वीडियो में आपको जो मिल जाएंगे, बस थोड़ी है, देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जरूरी भी है। देखो बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, 6 वर्ष के बालक की मानसिक आयु वास्तविक मानसिक आयु 10 वर्ष के बालक के समान है। बुद्धि लब्धि की याद करें तो बुद्धि लब्धि क्या होता है, ये टर्नर ने किसने दिया था, ये टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टर्मन ने दी थी, विनय और टर्मन ने दी थी। इनका मानना था कि यदि व्यक्ति की मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भागकर 100 से गुणा कर दिया जाए तो उसे जो संख्या आती है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति बालक की वास्तविक आयु और मानसिक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि की अवधारणा सर्वप्रथम टर्मन ने दी थी, जिसकी गणना अंततः मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भागकर 100 से गुणा कर देने पर जो संख्या आती है उसी को बुद्धि लब्धि कहते हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भागकर 100 से गुणा कर दो तो जो नंबर आता है उसी को बुद्धि लब्धि कहते हैं। बस यही आपको एग्जाम्पल फार्मूला भी लिखना है। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये चीज सूत्र याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि लब्धि वाला। प्रश्न भी इसमें साथ ही आएगा, ये पूरा क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। 6 वर्ष के बालक क्या, मानसिक आयु 10 वर्ष। अब देखना जरा क्या होगा आपके पास, आईक्यू, आईक्यू क्या होगा देख रहे हैं, इंटेलिजेंस क्वांटिटी क्या होगा, मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष है, वास्तविक आयु को नीचे लिखा जाता है गुणे 100, 100 दशमलव 1000 और 6 से दे दो भाग, 6 इक्कन 6 4 छचरंग 36 छचरंग यानी 166 बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, ठीक है। अगर इसमें 100 से अगर 120 से ज़्यादा आता तो अत्यंत विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आईक्यू निकाल लेना। यदि बालक की वास्तविक आयु 5 वर्ष, एक प्रश्न है किसी बालक की वास्तविक आयु 5 वर्ष है, मानसिक आयु 7 वर्ष है तो आईक्यू बताना था। तो मानसिक आयु को ऊपर रखा जाएगा, MA/CA × 100, आईक्यू बराबर MA/CA × 100, 7/5 गुणे 100, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 70 दूनी 140 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बालक की बुद्धि लब्धि 140 होगी। इस तरीके से आप सवाल को लगाते हैं। अभी उसमें क्वेश्चन था हमारा 6 वर्ष वाले बालक की आयु मानसिक आयु 100 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि बताना, देखना कैसे, MA/CA × 100 तो 10/100 यानी 6 कितना 166 आएगी, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, ठीक है। ऐसे हम आईक्यू निकाला करते, क्या होगा आईक्यू बराबर MA/CA, व्यक्ति की मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भागकर 100 से गुणा करने पर जो संख्या आती है उसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, ठीक है। मेंटल एज अपॉन रियल एज, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, MA/CA होगा। बहुप्रभाविता क्या होता है, जब एक जीन एक ही जीन से एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे बहुप्रभाविता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुप्रभाविता बहुजीनी, जब एक ही जीन से बहुत सारे लक्षण प्रभावित होते हैं तो उससे बहुप्रभाविता कहते हैं। और यह जीन के उपापचय पथ को प्रभावित करके अभिव्यक्त होता है, उपापचय पथ से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे ड्रोसोफिला में क्या होता है कि रंग नेत्र के सफेद रंग के लिए उत्तरदायी जीन जो होता है शरीर में पूरे भाग में, सभी पूरे भागों में रंजकहीनता उत्पन्न कर देता है। जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है, ड्रोसोफिला आप जानते हैं, आपको मैंने दिखाया था ड्रोसोफिला मक्खी। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है कि जो जीन होता है नेत्र के लिए, नेत्र को सफेद करने वाला जीन होता है और पूरे बॉडी में रंजकहीनता उत्पन्न कर देता है। तो देखो ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला क्या होती है, देखो ड्रोसोफिला मक्खी मैंने आपको दिखाई भी थी ड्रोसोफिला। तो केवल एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या बताया कि केवल जीन क्या होता है, ड्रोसोफिला मक्खी कहाँ गई, ये रही ड्रोसोफिला,
ये रही फीमेल और मेल दोनों आपको एक साथ दिखाते हैं। देखो एक बार देखना कि ड्रोसोफिला मक्खी में क्या होता है कि नेत्र का रंग, जो नेत्र के लिए जो लाल रंग बनाने के लिए जो जीन होता है, इसी के वजह से पूरा कलर जो होता है रंजकहीनता उत्पन्न हो जाती है, हल्का हल्का पूरा बॉडी इसका लाल लाल के रंग का हो जाता है, ठीक है, पूरे कलर में रंजकहीनता है। देखो मेल ड्रोसोफिला है, फीमेल ड्रोसोफिला दोनों। अच्छा फीमेल को ध्यान रखिएगा, फीमेल को हमेशा ऐसे दर्शाते हैं इस टाइप से, ठीक है, मेल को ऊपर की ओर दर्शाते हैं, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट होता है। तो फीमेल ड्रोसोफिला मेल ड्रोसोफिला, तो मैंने यही बताया कि ड्रोसोफिला की जो नेत्र वाले जो जीन होते हैं उसकी वजह से पूरा शरीर जो है प्रभाव रंजकहीनता उत्पन्न हो जाती है। बहुजीनी वंशागत क्या होगा, जब किसी एक ही लक्षण के लिए बहुत सारे जीन उत्तरदायी हो तो उसे बहुजीनी कहते हैं। अनेक लक्षणों के मात्र दो या दो से अधिक ही नहीं बल्कि यह क्रमिक स्तर प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारे जीन हो, जब दो या दो से अधिक लक्षणों के लिए बहुत सारे जीन होते हैं, किसी एक लक्षण के लिए बहुत सारे जीन उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागत कहते हैं। जैसे मानव में त्वचा, त्वचा का रंग गोला गोरा है, काला ही नहीं बल्कि इसके अंदर अनेक शेड्स पाए जाते हैं। कुछ लोगों में क्या होगा, त्वचा आप बिल्कुल काले काले धब्बे जैसे आ जाएंगे, हैं गोरे काले धब्बे आ गए, तो केवल काला गोरा रंग नहीं होता है, अनेक सारे शेड्स भी पाए जाते हैं। मनुष्य की लंबाई के भी दो रूप नहीं होते हैं, केवल नाटा लंबा नहीं होता है, नॉर्मल व्यक्ति भी होता है, ठीक है, मीडियम साइज भी होता है। लाइसोजेनिक चक्र, लाइटिक चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लाइसोजेनिक चक्र क्या होता है, लाइटिक चक्र क्या होता है, इस लाइसोजेनिक देखना, लाइसोजेनिक चक्र किसे कहते हैं, दो क्वेश्चन और बचे, लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है। तो इसमें विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ पोषक कोशिका के डीएनए से जुड़ता है और उसी के साथ द्विगुणन करता है, दोनों एक साथ संतत कोशिकाओं में पहुंचते हैं। विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ का द्विगुणन तो होता है लेकिन विषाणु प्रोटीन नहीं बनता है। विषाणु, विषाणु का मतलब मैंने आपको बताया था, वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब होता है क्या क्या होता है, देखिए प्रोटीन भी होता है, यानी डीएनए या आरएनए कुछ भी बोलो आप, डीएनए प्लस प्रोटीन, इसको आरएनए बोलना है, ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसका आरएनए तो जो होता है वो उसके डीएनए जो पोषक कोशिका होती है उसके डीएनए के साथ जुड़ करके द्विगुणन करेगा और उसी तरीके से दूसरी नई कोशिका में भी चला जाएगा, जो संतत कोशिका बनेगी उसमें भी चला जाएगा, लेकिन इसका प्रोटीन नहीं पहुंच पाता है वहां तक, ठीक है। और जो पोषक कोशिका प्रभावित, इसीलिए जो पोषक कोशिका होती है जिसके अंदर पाया जाता है वो प्रभावित नहीं होगी, जब तक इसका प्रोटीन नहीं पहुंचेगा तब तो वो प्रभावित नहीं होगी। आपको मैंने पढ़ाया भी था इससे पहले, जो हमारा टीकाकरण पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बताया था ये एमआरएनए का टीका। तो जो कोविड-19 था उसका केवल एमआरएनए निकाला गया, प्रोटीन नहीं निकाला गया, एमआरएनए को जो है हमारे बॉडी में प्रवेश करा दिया गया। अब वो हमारी कोशिका के साथ द्विगुणन तो कर रहा है, वृद्धि तो कर रहा है, लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि एमआरएनए हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक तो प्रोटीन नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी अवस्था को विषाणु की प्रोफेज अवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोफेज, समझ में आ गया कैसे लिए, जब विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ अर्थात आरएनए को पोषक कोशिका के डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो दोनों एक साथ द्विगुणन करते हैं और नई कोशिकाओं में भी साथ साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। लेकिन इससे वो विषाणु जो होता है, विषाणु को आनुवंशिक पदार्थ जो होता है पोषक कोशिका को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता, इसी क्रिया को लाइसोजेनिक चक्र कहते हैं। अच्छा लाइटिक चक्र में क्या होगा कि इनका आनुवंशिक पदार्थ विषाणु का जो होता है वो पोषक जीवाणु कोशिका में पहुंचकर पोषक की जैव संश्लेषण यंत्रावली का उपयोग करके आनुवंशिक पदार्थ और कैप्सिड प्रोटीन दोनों बना लेता है। इसमें क्या होगा कि विषाणु को आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो पोषक कोशिका के अंदर पहुंचेगा और वहाँ स्वयं अपने आप अपने लिए प्रोटीन भी बनाएगा, आनुवंशिक पदार्थ भी बनाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें बने विषाणु पोषक कोशिका को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं, स्वयं पोषक कोशिका को बाद में तोड़ेगा और अपना पूरा रूप लेकर के बाहर आ जाता है। यह चक्र आधे घंटे में पूर्ण हो जाता है, इसी चक्र को लाइटिक चक्र कहते हैं या उपविभोजी विषाणुओं में होता है, किसमें, उपविभोजी विषाणु में होता है, ठीक है। तो इसमें विषाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो स्वयं पोषक कोशिका में जाएगा और उसी से ही स्वयं अपने लिए आनुवंशिक पदार्थ भी बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा और फिर उस पोषक कोशिका को तोड़ देगा और स्वयं स्वतंत्र अवस्था में आ जाता है। इसी को क्रिया आधे घंटे में होती है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे सरल भाषा आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। लाइसोजेनिक चक्र, लाइटिक चक्र दोनों नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। थैलेसीमिया क्या होता है, बस ये लास्ट ही है, हाँ बस मान लो लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया रक्त विकारों का एक समूह होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम होता है। थैलेसीमिया और ल्यूकीमिया, इनमें ल्यूकीमिया में क्या होता है, रक्त कम बनता है, ठीक है, तो रक्त कैंसर होता है ल्यूकीमिया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, आरबीसी कम होता चला जाता है। तो क्या होता है इसमें
क्या होगा देखिए, इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम होता है। लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाता है। थैलेसीमिया वाले व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नाम होगा। एनीमिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आप याद रखिए, थैलेसीमिया प्रश्न आए समझ लो एनीमिया। किसी व्यक्ति में जब रक्त का थक्का, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, कम मात्रा में बनता है, तो उसे क्या होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है और इसी को हम थैलेसीमिया कहते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। अल्फा थैलेसीमिया भी होता है, बीटा थैलेसीमिया भी होता है। और अल्फा वाला थैलेसीमिया तब होता है जब अल्फा हीमोग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखला का उत्पादन कम हो। और बीटा जब होगा, जब बीटा का श्रृंखला का उत्पादन कम होता है, बहुत सारे ठीक है। इसके लक्षण क्या? थकान, कमजोरी, त्वचा पीलापन है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होना, चेहरे की हड्डी में परिवर्तन होना, धीमी वृद्धि होना, पेट में सूजन, गहरे रंग का मूत्र, ये सब इसके लक्षण होते हैं थैलेसीमिया के, ठीक है। अंग क्षति, भंगुर हड्डियां, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, ये सब जो है इसके लक्षण होते हैं। थैलेसीमिया समझ में आ गया? उसका उपचार क्या है? एक आनुवंशिक रक्त विकार होता है। इसका कोई उपचार मुख्य रूप से नहीं होता है। हल्के मामलों में उपचार की आवश्यकता नहीं होती। गंभीर मामलों में रक्त आदान किया जाता है, केवल रक्त दिया जा सकता है। आयरन केलेशन थेरेपी की जाएगी, रक्त अलग से हीमोग्लोबिन दिया जाएगा। आयरन मज्जा प्रत्यारोपण किया जाएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर 2 महीने 3 महीने पे उनको ब्लड चढ़वाना पड़ता है, रक्त बन ही नहीं रहा है, तो वो क्या होता है? वो थैलेसीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। उनमें रक्त नहीं बनेगा, लगातार रक्त चढ़वाना पड़ता है उनमें, ठीक है। अगला क्रॉसिंग ओवर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। हमने छोटा सा ही लिख रखा है। अर्धसूत्री के उसका विभाजन की पूर्वावस्था की प्रथम पूर्वावस्था के अंतर्गत पैकिटीन उपावस्था में टेट्रावैलेंट में समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स के मध्य प्रतिकर्षण के फलस्वरूप काइजमेटा पर आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होने की क्रिया को क्रॉसिंग ओवर या विनिमय कहते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ऐसे लिखना, गुणसूत्रों का परस्पर आदान प्रदान, अदला बदली ही क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। इसमें जीन्स बदलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होते हैं। इसके फलस्वरूप गुणसूत्र की संख्या और जीन संरचना में परिवर्तन आ जाने से लक्षणों में भिन्नता आ जाती है। लगातार लक्षणों में भी भिन्नता आ सकती है, जीन संरचना भी बदल सकती है। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक हुआ, चैप्टर 4 हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आपको जल्द ही चैप्टर 5 भी मिलेगा। 6, 7, 8, 13 टॉपिक तक आपको सारे मिलेंगे। आज के लिए जो जय हिंद। आपके जो साथी हैं लोगों को शेयर जरूर किया करो, कमेंट में बताया करो आपको वीडियो कैसा लगा। और जो फिर मुलाकात होगी आपके बाद नेक्स्ट वीडियो में।